दूर कहीं एक पहाड़ी इलाके में जंगली बकरियों का एक झुंड रहता था और इस झुंड का एक मुखिया था जिसका नाम था राम सिंह। झुंड के सारे फैसले राम सिंह ही करता। राम सिंह की एक बेटी थी जिसका नाम शीला था, जिसका रंग काला होने की वजह से झुंड के सभी बकरे और बकरियां उसका मजाक उड़ाते। अरे राम सिंह भाई, अब तो तुम्हारी बेटी शीला भी जवान हो गई है। तुमने इसकी शादी कराने के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? हाँ बाबू, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब मुझे अपनी बेटी शीला को ब्याह देना चाहिए। और वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बाद कोई तो मेरी ये जिम्मेदारी उठाएगा। आखिर कब तक मैं ही मुखिया बना रहूंगा। हाँ राम सिंह भाई, बात तो तुम्हारी भी ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं अपने बेटे पप्पू के लिए तुम्हारी बेटी शीला का हाथ मांग सकता हूँ? अरे वाह बाबू, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। पप्पू एक बहुत अच्छा लड़का है, और तो और वो तो मेरी आंखों के सामने ही बड़ा हुआ है। क्यों ना हम दोनों बच्चों को आमने सामने लाकर उनकी मर्जी जानकर इस बात को आगे बढ़ाएं। तो ठीक है राम सिंह, हम आज ही अपने बच्चों को मिलाते हैं। और वहां दूसरी तरफ एक जंगल में दो बाघ मिलकर एक गर्भवती लोमड़ी का शिकार कर रहे थे। अरे बस, बहुत हुआ। भगा भगा कर तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी। जितना भी भाग लो, आखिर हमने तुम्हें घेर ही लिया। अब तुम बचकर कहाँ जाओगी? देखो, मैं तुम दोनों को पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं गर्भवती हूँ। तुम दोनों मेरा शिकार नहीं कर सकते। तुम दोनों राजा के हुक्म के खिलाफ जा रहे हो। अच्छा, तुम किस राजा की बात कर रही हो जो कि 3 महीने पहले मर चुका है? राजा के साथ उसके बनाए हुए उसूल भी खत्म हो गए, इसीलिए अब हम तुम्हारा शिकार कर सकते हैं। हाँ, और तो और अब हमें कोई रोकने वाला भी नहीं है। हा 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 हा। बाघ के ये कहते ही अचानक से एक शेर वहां आ जाता है। रुक जाओ, अगर तुम दोनों पति पत्नी में से किसी ने भी एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। अब तुम यहाँ कहाँ से आ गए? हाँ, बस अब तो इसी की कमी रह गई थी। राजा खुद चले गए और ये मुसीबत हमारे लिए छोड़ गए। तुम दोनों राजा के बनाए हुए असूलों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इस जंगल में छोटे बच्चों और गर्भवती का शिकार करना सख्ती से मना है। देखो शेरू, भले ही तुम जंगल के राजा के बेटे होगे, लेकिन राजा के जाने के बाद अब तक तुम्हें जंगल का राजा घोषित नहीं किया गया, इसीलिए तुम हर किसी को ऐसे हुक्म नहीं दे सकते। और ना ही दूसरों के शिकार में अपनी टांग अड़ा सकते हो। तो ठीक है, अगर तुम दोनों को इसका शिकार करना ही है तो पहले मुझसे मुकाबला करो। शेर की ये बात सुनकर दोनों बाघ डर जाते हैं। बस, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि अब हमें सरदार जी से बात करनी ही होगी। चलो पत्नी, हम इस लोमड़ी का फिर कभी शिकार कर लेंगे। पहले तो हम सरदार के पास जाते हैं। ये सब बोलकर दोनों बाघ वहां से चले जाते हैं। शेरू, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बस अब तुम जल्दी से राजा बनकर अपने बाबा का राज संभालो। जब तक तुम राजा नहीं बनते, तब तक ये बाघ जैसे बड़े शिकारी जानवर हम जैसे कमजोर जानवरों को परेशान करते रहेंगे। लोमड़ी, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी के अभी जाकर सरदार जी से बात करता हूँ, क्योंकि अगले राजा को चुनने का अधिकार सिर्फ सरदार जी के ही पास है। और वहाँ दूसरी तरफ बाबू बकरा अपने बेटे पप्पू को लिए राम सिंह के पास आता है। लो राम सिंह, मैं अपने बेटे पप्पू को ले आया हूँ। शायद अब हमें अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। हाँ बाबू, क्यों नहीं। बाबा, वैसे आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? देखो बेटा पप्पू, मैं और तुम्हारा बाप चाहते हैं कि तुम और मेरी बेटी शीला एक दूसरे से शादी कर लो। क्या? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या हुआ बेटा पप्पू? ऐसी भी क्या बात है जो तुम मेरी बेटी शीला से शादी नहीं कर सकते? अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है?
आपकी बेटी इतनी काली है कि मैं तो क्या हमारे झुंड का कोई भी बकरा आपकी बेटी शीला से शादी करने को कभी तैयार नहीं होगा। झुंड के सभी बकरे बकरियां हर वक्त शीला के काले रंग का मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकता। अरे बेटा पप्पू, ये भी तो देखो कि शीला से शादी करने के बाद तुम ही इस झुंड के मुखिया बनोगे। एक बार तुम मुखिया बन जाओ, फिर शीला काली हो या सफेद, क्या फर्क पड़ता है। क्या ये तुम बाप बेटा क्या अनाप शनाप बक रहे हो? बाबू, क्या तुम इसीलिए अपने बेटे की शादी मेरी बेटी शीला से कराना चाहते हो ताकि वो इस झुंड का मुखिया बन सके? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम इतने स्वार्थी हो। अरे नहीं राम सिंह, मैं तो बस अपने बेटे को समझा रहा था। बस अब बहुत हुआ, और एक लफ्ज नहीं। तुम दोनों बाप बेटे ने हमारी बहुत बेइज्जती कर ली। अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राम सिंह की ये बात सुनकर बाबू और उसका बेटा वहां से चुपचाप चले जाते हैं और उनके जाते ही शीला रो पड़ती है। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ? तुम रो मत। बाबा, मैं कैसे न रोऊं? पप्पू की सारी बातें ठीक थी। मेरा रंग बहुत काला है और हमारे पूरे झुंड में मैं बस एक अकेली काली बकरी हूँ। इसी वजह से हर वक्त सारा झुंड मेरा मजाक उड़ाता रहता है। भला कोई भी बकरा मुझसे शादी करके अपना मजाक क्यों उड़वाएगा? तुम फिक्र ना करो मेरी बच्ची। तुम्हारा रंग जैसा भी हो, लेकिन तुम दिल की बहुत अच्छी हो और बहुत नेक हो, और तो और मेरी रानी बेटी हो। एक दिन तुम्हारी शादी जरूर किसी राजा से होगी और मेरी बेटी राज करेगी राज। और वहाँ शेरू और दोनों बाघ जंगल के बुजुर्ग बंदर सरदार के पास पहुंच जाते हैं। बताओ बच्चों, तुम लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? सरदार जी, अब हम क्या ही बताएं। ये शेरू हर वक्त हमारे शिकार में टांग अड़ाने के लिए आ पहुंचता है। हाँ सरदार जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो हम भूखे ही मर जाएंगे। बताओ शेरू, क्या ये दोनों सच कह रहे हैं? हाँ सरदार जी, ये दोनों सच कह रहे हैं, लेकिन मेरी इन्हें रोकने के पीछे एक वजह थी। ये दोनों जिस लोमड़ी का शिकार कर रहे थे वो गर्भवती थी, और ये सब जंगल के उसूलों के खिलाफ है। अरे कैसे उसूल? जब इस जंगल का कोई राजा ही नहीं तो यहाँ पर कोई भी उसूल नहीं माना जाएगा। सरदार जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब आप मेरे पिताजी के बाद इस जंगल का राज मुझे सौंप दें, वरना ये दोनों मिलकर जंगल के सभी जानवरों का जीना हराम कर देंगे। शेरू, वैसे बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अब इस जंगल को एक नए राजा की जरूरत है। तो सरदार जी, बस फिर देरी किस बात की? मेरे पिताजी के बाद इस जंगल का राजा बनने का हक मेरा है। आप मुझे इस जंगल का राजा घोषित कर दें। अरे रुको बेटा शेरू, इतनी भी जल्दी किस बात की है? जंगल का राजा बनने के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारी एक पत्नी का होना भी जरूरी है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। हाँ शेरू, बाघ ठीक कह रहा है। जंगल का राजा बनने के लिए तुम्हारा शादीशुदा होना बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारा स्वयंवर नहीं होता, तब तक तुम इस जंगल का राजा नहीं बन सकते। ये भी इस जंगल के उसूलों में से ही एक उसूल है। लेकिन सरदार जी, आपको तो पता ही है कि ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि इस पूरे जंगल में मैं बस एक अकेला ही शेर रह गया हूँ। इसीलिए तुम्हें अब इस जंगल का राजा बनने का सपना देखना छोड़ देना चाहिए शेरू। और वैसे भी सरदार जी, अगर आप चाहे तो इस जंगल का राज मेरे पति और मुझे सौंप सकते हैं। हम दोनों तो वैसे भी पहले से ही शादीशुदा हैं। हाँ सरदार जी, वैसे भी इस शेरू की शादी तो हो ही नहीं सकती, इसीलिए आप मुझे ही इस जंगल का राजा घोषित कर दें। वैसे बात तुम दोनों की भी ठीक है, लेकिन चूंकि जंगल का राजा बनने का पहला हक शेरू का है, इसीलिए शेरू, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। अगर 1 महीने में तुम्हारा विवाह हो गया तो मैं तुम्हें जंगल का राजा घोषित कर दूंगा, और अगर तुम्हारा विवाह ना हुआ तो मुझे मजबूरन बाघ को ही जंगल का राजा घोषित करना होगा। क्या
लेकिन सरदार जी, ये सब कैसे हो पाएगा? देखो शेरू, वो तो अब तुम्हारा काम है कि तुम वो सब कैसे करते हो, लेकिन जब तक मैं इस जंगल का दूसरा राजा घोषित नहीं करता, तब तक के लिए इस जंगल में पुराने उसूल ही माने जाएंगे, और जो उन उसूलों पर पूरा नहीं उतरेगा, उसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। सुना तुम दोनों ने? हाँ सरदार जी, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। अरे अब मैं क्या करूं? आखिर जंगल का राजा बनने का ये उसूल किसने बनाया होगा? शेर ये सब बोल ही रहा होता है कि इतने में एक तोता उड़ता हुआ शेर के पास आता है। अरे शेरू, ज्यादा बातें ना करो, ये उसूल भी तुम्हारे ही पूर्वजों ने बनाए होंगे, क्योंकि तुम्हारे बाबा से पहले इस जंगल पर उन्हीं का राज था। हाँ, वैसे बात तो तुम्हारी भी ठीक है, लेकिन अब तुम ही बताओ मिठू कि मैं अपने लिए शेरनी कहाँ से ढूंढूं? तुम तो पूरा दिन हवा में उड़ते रहते हो। तुमने कभी न कभी कहीं न कहीं कोई शेरों का झुंड तो देखा ही होगा। देखो शेरू, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बस 2 ही शेर देखे हैं, जिनमें से एक तुम हो और दूसरे तुम्हारे पिता। लेकिन तुम हिम्मत ना हारो, तुम्हें कोई ना कोई शेरनी मिल ही जाएगी। मगर कैसे और कहाँ ढूंढूं मैं शेरनी को? अरे शेरू, तुम कोशिश तो करो, और ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। भला एक शेरनी कैसे नहीं मिलेगी? तो ठीक है मिठू, मैं अभी से ही शेरनी की तलाश में निकलता हूँ। शेरू 10 दिन तक लगातार आसपास के जंगलों और पहाड़ों पर अपने लिए साथी की तलाश करता घूमता है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी शेरू को कोई शेरनी नहीं दिखती। अरे बस, बहुत हुआ, मैं तो बुरी तरह थक गया हूँ, और तो और बहुत जोर की प्यास भी लग रही है। यहाँ पानी भी कहीं नहीं दिख रहा। अब शेरू रास्ता भटक जाता है और पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा होता है, लेकिन बहुत देर तक पानी ना मिलने की वजह से शेरू वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ घंटे वहाँ बेहोश पड़े रहने के बाद शीला वहाँ आती है और उसकी नजर शेरू पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये क्या, इतना बड़ा शेर यहाँ क्या कर रहा है? शीला शेरू को देखकर बहुत डर जाती है। ऐसा करती हूँ कि मैं जाकर जल्दी से बाबा को बताती हूँ कि हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा शेर घुस आया है। ये बोलकर अभी शीला जाने ही लगती है कि इतने में शेरू के मुंह से आवाज निकलती है। पानी, थोड़ा सा पानी पिला दो। अरे ये क्या, लगता है ये शेर यहाँ प्यास की वजह से बेहोशी की हालत में है। ऐसा करती हूँ कि मैं इसके लिए पानी लाती हूँ, कहीं ये बेचारा प्यास के मारे मर ही ना जाए, और इसे पानी पिलाने के बाद मैं यहाँ से फौरन भाग जाऊंगी, ताकि कहीं ये मेरा शिकार ही ना कर ले। ये बोलकर शीला जल्दी से जाती है और एक बड़े से पत्ते में पानी भर कर लाती है और शेरू के आगे रखती है और फिर वहां से चली जाती है। शेरू भी हिम्मत करके किसी तरह पत्ते से वो पानी पीता है और थोड़ी ही देर में वापस से अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है और वहां से चला जाता है। और इस सब के थोड़ी ही देर के बाद शीला और राम सिंह अपने झुंड के साथ वहां आ पहुंचते हैं। बताओ मेरी बच्ची, तुमने उस शेर को कहाँ देखा था? बाबा, मैंने उस शेर को यहीं देखा था। वो प्यासा रहने की वजह से बेहोशी की हालत में यहाँ पड़ा था, तो मैंने उसे थोड़ा सा पानी पिला दिया और फिर भागकर आपको बताने आ गई। राम सिंह, मुझे तो लगता है कि वो शेर वो पानी पीकर यहाँ से चला गया होगा। हाँ, तुमने सही कहा। फिर भी झुंड की सभी बकरियों को बता दो कि झुंड के आसपास ही रहें और झुंड को छोड़कर ज्यादा दूर ना जाएं। इस सब में एक दिन गुजर जाता है और अगले ही दिन 2 लगड़बग्गे बकरियों के झुंड के पास आते हैं। अरे वाह, इतना सारा खाना! आज तो पेट भर के खाना खाने को मिलेगा। देखो, अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और अगर ना गए तो तुम क्या ही कर लोगे? ऐसा करो कि अपने झुंड में से बस एक बकरी हमें दे दो, हम दोनों उसे मिल बांट कर खा लेंगे और फिर यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे।
मेरे जीते जी तुम्हें मैं यहाँ की किसी बकरी का एक बाल तक न ले जाने दूंगा। अच्छा, अगर ऐसा ही है फिर तो तुम्हें मरना ही होगा। ये बोलकर जैसे ही लगड़भग्गे आगे बढ़ते हैं तो इतने में ही शेरू वहां आ पहुंचता है। अरे ये क्या, यहाँ ये शेर कहाँ से आ गया? देखो, अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है राजा, जैसा आप कहें। ये बोलकर दोनों लगड़भग्गे शेरू के डर से वहां से भाग जाते हैं। देखो शेर राजा, हमारी उन दो लगड़भग्गों को यहाँ से भगाकर मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन इस मदद के बदले हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। डरो मत बकरे, मैं तुम्हें और तुम्हारे झुंड को कुछ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बड़े जानवरों का ही शिकार करता हूँ। तो ठीक है, फिर तो तुम यहाँ से जा सकते हो। हाँ जरूर, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम लोगों ने किसी काली बकरी को तो नहीं देखा? अच्छा, तो तुम भी अब बाकी जानवरों की तरह मेरी बेटी का काले रंग का मजाक उड़ाना चाहते हो? अच्छा, तो वो तुम्हारी बेटी है। मैं तो बस उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। अगर कल वो मुझे वक्त पर पानी न देती तो शायद अब तक मैं प्यास की वजह से मर चुका होता। इतने में ही शीला भी वहां आ जाती है। क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो हैं? और ये क्या, ये तो वही शेर है जिसे मैंने कल देखा था। अच्छा, तो तुम हो शीला। तुम्हारी बहादुरी की तो दाद देनी होगी कि ये जानने के बावजूद कि मैं एक शिकारी जानवर हूँ और तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाई। इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर आपके अलावा वहाँ कोई और जानवर भी होता तो भी मैं उसकी मदद करती। हमें दूसरों की मुश्किल वक्त में उनकी मदद करनी चाहिए। अरे वाह, तुम तो एक बहुत ही नेक दिल बकरी हो। क्या आप सब मेरी एक और मदद कर सकते हो? कैसी मदद? क्या आप लोगों ने यहाँ आसपास कभी किसी शेरनी को तो नहीं देखा? नहीं, यहाँ पर तो कोई भी शेर नहीं है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? राम सिंह की इस बात के बाद शेरू राम सिंह को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब तुम अपने लिए एक शेरनी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ पहुंचे। हाँ, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पिता की तरह राजा बन पाऊंगा। बस अब तो हमारा जंगल उस बाघ और उसकी पत्नी के हवाले होगा। अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी शीला से शादी कर सकते हो। ऐसे तुम जंगल के राजा भी बन जाओगे, और तो और मैं अपनी बेटी को ब्याने की जिम्मेदारी भी पूरी कर लूंगा। क्या? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? भला एक शेर किसी बकरी से कैसे शादी कर सकता है? देखो, राजा बनने के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हारी शादी किसी शेरनी से ही हो। राजा बनने के लिए बस तुम्हारा शादीशुदा होना जरूरी है। अगर ऐसा ही है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम्हारी बेटी शीला मुझसे शादी करने को तैयार है? बताओ शीला, क्या तुम शेरू से विवाह करना चाहोगी? बाबा, आप जिससे भी कहोगे मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, हम आज ही तुम दोनों का विवाह करवाते हैं, और सुबह होते ही शेरू तुम अपनी पत्नी शीला के साथ वापस से अपने जंगल चले जाना। इस सब के बाद शेर और बकरी का स्वयंवर हो जाता है, और अगले ही दिन सुबह होते ही दोनों जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। और कुछ ही दिन का सफर करने के बाद आखिरकार शेरू शीला को लिए सरदार के पास पहुंच जाता है। अरे शेरू, कहाँ थे तुम? मिट्ठू मियाँ ने मुझसे कहा था कि तुम अपने लिए किसी शेरनी की तलाश में गए हो। क्या बना? तुम्हें तुम्हारी कोई जीवन साथी मिली भी या नहीं? आखिर इसे इसकी जीवन साथी कैसे मिल सकती है? पूरे जंगल में बस ये अकेला ही एक शेर बचा है। हाँ, और अगर इसे कोई जीवन साथी मिली ही होती तो वो यहाँ इसके साथ खड़ी होती। सरदार जी, मिट्ठू ने आपसे ठीक ही कहा था। मैं अपने लिए एक पत्नी की तलाश में ही गया था, और बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे मेरी जीवन साथी मिल ही गई। और तो और
मैंने उससे विवाह भी कर लिया। अरे वाह शेरू, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताओ कहाँ है तुम्हारी दुल्हन? सरदार जी, वो आपके सामने ही मेरे साथ खड़ी है। लेकिन कहाँ? कहीं तुम इस बकरी की बात तो नहीं कर रहे? हाँ सरदार जी, आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इसका नाम शीला है और यही मेरी पत्नी है। हा, देखो तो जरा, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। हमारे जंगल का सबसे बड़ा शिकारी एक पिद्दी सी काली बकरी को अपने साथ ब्याह लाया। बस बहुत हुआ। इस सब के बाद मैं अपनी पत्नी के खिलाफ और एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। और भूलो मत, ये इस जंगल की होने वाली रानी है। ये तुम्हारी सोच है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बकरी इस जंगल की रानी बन जाए। ऐसा हो सकता है बाघ। शेरू का जंगल का राजा बनने के लिए उसका स्वयंवर होना जरूरी था, फिर चाहे वो किसी से भी हो। और शेरू के राजा बनने के बाद उसकी पत्नी जंगल की रानी कहलाएगी, फिर चाहे वो शेरनी हो या कोई बकरी। तो बताएं सरदार जी, क्या अब आप मुझे इस जंगल का राजा घोषित करेंगे? हाँ शेरू, चूंकि तुम राजा बनने की सभी शर्तों पर पूरे उतरे हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें इस जंगल का राजा घोषित करता हूँ। अब से इस जंगल में सिर्फ तुम्हारे ही बनाए हुए उसूल माने जाएंगे। सरदार की ये बात सुनने के बाद शेरू और शीला दोनों बहुत खुश होते हैं। तो ठीक है, अब से इस जंगल का बस एक ही उसूल है कि जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को मेरे बाबा के बनाए हुए सभी उसूलों को मानना होगा। और जो भी इन उसूलों की खिलाफ वर्जी करेगा, या तो उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा या तो फिर उसे जान से मार दिया जाएगा। अब शेरू जंगल का राजा बन चुका होता है और शीला भी शेरू के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। लेकिन यहाँ बाघ और उसकी पत्नी शेरू के राजा बनने पर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। अच्छा खासा मौका था मेरे पास इस जंगल का राजा बनने का, वो भी रह गया। अरे वो मौका तो हमारे हाथ से सिर्फ और सिर्फ उस शीला की वजह से गया है। अगर वो शेरू से शादी ना करती तो आज इस जंगल पर हमारा राज होता। अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब तो बस हमें भी बाकी जानवरों की तरह शेरू की जी हुजूरी करनी होगी। लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। क्यों ना हम दोनों मिलकर शेरू और शीला को खत्म करने की साजिश रचें। इससे हमारा शेरू से भी पीछा छूट जाएगा और तो और फिर पूरे जंगल पर सिर्फ हमारा ही राज होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। इस सब के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है। बस मैं जैसा बोलूं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। इस सब के बाद अगले ही दिन बाघ और उसकी पत्नी दोनों शेरू के पास आते हैं। तुम दोनों इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? शेरू, दरअसल मैं और मेरी पत्नी कल रात को जंगल की पीछे वाली पहाड़ी पर शिकार की तलाश में गए थे और हमने वहाँ एक शेर को देखा। अच्छा, तो फिर क्या, हम दोनों वहां से दबे पांव वापिस आ गए क्योंकि वो शेर दिखने में बहुत ताकतवर लग रहा था। और तुम्हें तो पता ही है कि शेर हम बाघों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम ये बात तुम्हें बता दें। आखिर तुम इस जंगल के राजा जो हो। ये तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन यहाँ कोई दूसरा शेर कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि ये शेर किसी बहुत दूर के जंगल से यहाँ आया है और अब इस जंगल पर राज करना चाहता है। या शायद वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। ये तो अब उसे देखकर ही पता चलेगा। ऐसा करता हूँ कि मैं आज रात ही वहां जाकर उस शेर को ढूंढूंगा, तभी पता चलेगा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन अपना ध्यान रखना, कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। तुम दोनों इस बात की चिंता ना करो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। इस सब के बाद अब रात का वक्त होता है और शेरू शीला को गुफा में अकेला छोड़कर जंगल की पहाड़ी की तरफ रवाना हो जाता है। और शेरू के जाते ही बाघ और उसकी पत्नी चुपके से शेरू की गुफा में घुस जाते हैं। अरे आप दोनों यहाँ इस वक्त?
सब ठीक तो है? हाँ, कुछ भी ठीक नहीं। तुमने शेरू से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी वजह से हमारे हाथों से इस जंगल का राज चला गया। अरे ये क्या, आप दोनों मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? आप दोनों ये ना भूलो कि मैं शेरू की पत्नी होने के साथ साथ इस जंगल की रानी भी हूँ। अरे कहाँ की रानी? हम किसी बकरी को अपनी रानी नहीं मानते। और इस वक्त तुम रानी नहीं, हमारे शिकार हो, शिकार। कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम लोगों ने मुझे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचाया तो शेरू तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं। हाँ, तुम्हारे बाद हम लोग उसका भी काम तमाम कर लेंगे। बाघ के ये कहते ही शेरू अचानक से वहां आ जाता है। अच्छा, तो अब तुम दोनों मेरा काम तमाम करोगे? अरे शेरू, तुम इतनी जल्दी जंगल की पहाड़ी से कैसे आ गए? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी किसी भी झूठी बात पर इतनी आसानी से यकीन कर लूंगा? मुझे पता था कि मेरे राजा बनने के बाद तुम दोनों चुप नहीं बैठोगे, कोई न कोई साजिश जरूर रचोगे। इसीलिए मैंने मिट्ठू को तुम दोनों पर नजर रखने को कहा था, और जब तुम दोनों मुझे और मेरी पत्नी को जान से मारने की योजना बना रहे थे तो मिट्ठू ने तुम दोनों की वो सारी बातें सुन ली थी और उसने मुझे आकर सारी बातें बता दी। हाँ, इसका मतलब अब तो हमें कुछ भी करके तुम्हें जान से मारना ही होगा। ये बोलकर दोनों बाघ और शेर आपस में लड़ पड़ते हैं, लेकिन शेर अकेला ही दोनों बाघ पर भारी होता है और बहुत देर तक लड़ने के बाद आखिरकार बाघ और उसकी पत्नी हार मान जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। शीला, मेरी रानी, तुम ठीक तो हो? हाँ शेरू मेरे राजा, मैं ठीक हूँ। ये तो अच्छा हुआ जो आप वक्त पर आ गए, वरना वो दोनों मिलकर मुझे जान से ही मार देते। तुम डरो मत, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस सब के बाद अगले दिन सुबह होते ही शेरू जंगल के सभी जानवरों को बाघ और उसकी पत्नी को ढूंढने पर लगा देता है, जिसकी वजह से मजबूरन बाघ और उसकी पत्नी को जंगल छोड़कर भागना पड़ता है। और इस सब के बाद शेर और बकरी दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। और इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।